अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ईरान ने भी दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया है कि अगर आपने आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, इस पूरे इलाके से तेल का एक बूंद भी नहीं गुजरने देंगे। अब इस पूरी लड़ाई में एक तीसरा मोड़ आ गया है, वो है चीन का। चीन ने यूएस के ऐलान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि आप एक तरफा ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। जहां हमारे हित टकराएंगे, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। तो ऐसे में सवाल तीन है। पहला कि सालों से यूएस ईरान के खिलाफ पहले से प्रतिबंध लगाता रहा है, तो अब नया प्रतिबंध क्या लगा लेगा और क्या इस प्रतिबंध के आगे ईरान घुटने टेक देगा। दूसरा कि अगर चीन इसमें बीच में आता है और अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाता है तो ये क्या लड़ाई पूरे खतरनाक मोड़ पे पहुंच जाएगी। और तीसरा, इस पूरी लड़ाई में भारत कहां दिखेगा अरे प्रतिबंध और ज्यादा बढ़ता है। तो आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान। पूर्व विदेश सचिव शशांक साहब हैं, पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट डॉक्टर थॉमस मेथ्यू साहब हैं, यूएसए से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार लंदन से नरेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शशांक सर आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल तो ये कि यूएस पहले से ही कई सालों से ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाता रहा है। अभी प्रतिबंध वो लागू है ही, थोड़े बहुत बीच बीच में कुछ रियायतें दी गई। अब जब कह रहा है कि हम अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाएंगे, तो ये आर्थिक प्रतिबंध क्या हो सकते हैं? इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं। एक तो खैर नेवल ब्लॉकेड को बढ़ाएंगे और जो ईरान के शिप्स खाड़ी के अंदर हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ना कोई बाहर से कोई आ पाएगा। तो एक तो डायरेक्टली ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगेगा कि उनका ऑयल बिल्कुल शिपमेंट बंद हो जाएगा। दूसरा, वो चाह रहे हैं कि जो भी थर्ड कंट्रीज अगर बीच में वो ईरान की किसी तरीके से भी तो आए, वो जो पुराने जमाने में कहते थे कि या तो आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ नहीं है तो दूसरे के साथ में है, तो फिर हम आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो जो ऐसे देश हैं थर्ड कंट्रीज को, जैसे भारत है या और देश हैं, अगर वो अमेरिका के साथ में नहीं चलते हैं तो फिर उनके ऊपर होगा। लेकिन सबसे पहले भारत बाद में आएगा। पहले खाड़ी के जो और अरब देश हैं उनके ऊपर ये सबसे पहली बार प्रतिबंध लगेगा कि अगर वो अमेरिका को मदद नहीं करते हैं तो उनको भी ईरान की मदद करने वाला माना जाएगा। और तीसरा, चीन के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि भाई चीन के ऊपर भी जो उनको भी हमारे साथ में मिलकर चलना होगा। हम नहीं चाहते हैं कि चीन जो है इस तरीके से वहां से तेल वगैरह लेने का प्रयास करे। चीन ने ऑलरेडी अपना थोड़ा तेल कम कर दिया है ईरान से। वो कुछ और तरह के अपने उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा लिए हैं, कुछ नॉन एनर्जी जो है दूसरे टाइप के ऑयल गैस के अलावा और तरह के उस पर एनर्जी पे ज्यादा चल पड़े हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब नई चीजें होंगी। ईरान ने अपने तरीके से इसका रिएक्शन दिया है और अमेरिका सोचता है कि शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में जो है ईरान के ऊपर इसमें ईरानियन लोग जो है बहुत सफ़र करेंगे और हो सकता है कि वो रिजीम चेंज का जो उनका पुराना आइडिया था वो शायद लॉन्ग टर्म में सफल हो जाए। इसमें तीन चीजें आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक तो ईरान के खिलाफ जो लॉन्ग टर्म उनका आइडिया था कि रिजीम चेंज का शायद वो पूरा हो जाए, क्योंकि वहाँ खुद दो का व्यू निकल के सामने आ रहे हैं ईरान के भीतर भी कि लंबे समय तक वॉर हम कर नहीं सकते हैं। तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, हम डायलॉग करेंगे नहीं। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे सैंक्शन का खाड़ी के देशों में और इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? डॉक्टर थॉमस मेथ्यू साहब। लक्ष्मण जी, थैंक यू। नंबर वन, मेरे को शशांक साहब जो बोला उसके I want to respond to that. I think I completely agree with Shashank Saab on what he said. मेरा बिलीफ है कि ईरान ये ब्लॉकेज सस्टेन नहीं कर पाएगा। दैट इज बिकॉज ईरान का इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो CPI हर महीने ऑलमोस्ट 6% इंक्रीज हो रहा है। वेजिटेबल ऑयल्स हैव गॉन अप बाय 400% and beef and chicken by about 190%. Now, inka total trade is about $180 billion. उसमें से 113 is about energy. Energy में almost 50%
will have to be exported at least directly through the sea. वो भी नहीं हो पाएगा. Now मेरा क्वेश्चन है, how long can Iran sustain this? मेरे ख्याल में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, and finally a regime change हो भी सकता है, like शशांक साहब said. Now इंडिया के ऊपर भी serious impact हो सकता है. इंडिया 2018-19 में इंडिया का टोटल ट्रेड विद ईरान वाज अबाउट 18 to 20 billion dollars. अभी लास्ट ईयर इज कम डाउन टू अबाउट 1.8 to 1.9. So इंडिया में भी देयर विल बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, बट मेरे ख्याल में ट्रम्प ईरान में either negotiate surrender or regime change. और ट्रम्प तीसरा कोई सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. लक्ष्मण जी, मैं यहाँ पे नरेश कौशिक साहब के पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूँ थॉमस महतू साहब, कि आप कह रहे हैं कि ईरान बहुत देर तक सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन जब से वॉर शुरू हुआ 28 फेब से, अगर मैं गलत नहीं 28 फरवरी से, तो तब से लेके अब तक 6 महीने तक ऑलमोस्ट तो ईरान के ब्लॉकेज तो नेवी ब्लॉकेज थे, उनके तेल को तो यूएस आने जाने दे नहीं रहा था, बीच में कुछ एक हफ्तों को छोड़ दे, तो फिर भी ईरान सस्टेन किया. ईरान क्या सस्टेन, क्या मतलब ईरान इज लास्ट लेग पे है. प्लीज अंडरस्टैंड, 90% इन्फ्लेशन, 400% फॉर वेजिटेबल ऑयल, ये कब तक सस्टेन करोगे? मेरे ख्याल में देयर वुड बी सम पॉपुलर अपराइजिंग. ये मैं मानता हूं, उनका रेवोल्यूशनरीज आर स्ट्रॉन्ग, वो पूरा सोसाइटी में परमिएट किया है, बट दैट्स ऑल आई एग्री. बट इवन देन मेरे को ये कहना है कि दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन. कब तक सस्टेन करोगे? नॉट पॉसिबल. शशांक सर, एक चीज मैं पूछूं आपसे कि जब कह रहे हैं थॉमस महतू साहब कि कब तक सस्टेन करोगे, तो इसका एक मतलब ये भी निकाला जाए क्या कि जैसा कि यूएस दावा भी कर रहा है कि ईरान की मिलिट्री हमने पूरी तरह से लगभग 90% और स्कॉट बेसेंट ने तो कहा 100% हमने खत्म कर दी है, तो मिलिट्री में कोई दम रहा नहीं, फिर भी वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं या फिर एमओयू की बातों को नहीं मान रहे हैं, तो अब दूसरा तरीका यह है कि मिलिट्री के एस्पेक्ट से आप नहीं आ रहे हैं, तो आप आर्थिक पहलू से उनको तोड़िए. आर्थिक कमर तोड़ेंगे तो शायद वो शर्तों को मान लेंगे. देखिए, अभी तक ईरान ने जिस तरीके से रेस्पॉन्ड किया है अमेरिकन मिलिट्री एक्शन को, या जो सैंक्शंस लगाई गई हैं, तो उसमें ईरान ने जितने भी खाड़ी के बाकी देश हैं, अभी तक उन्होंने कहा है कि जो जहां से अमेरिका मिलिट्री हमारे ऊपर हमले करने के लिए यूज कर रहा है अपने बेसिस को, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे. तो इस बार ईरान ने कहा है कि अब चूंकि वो हमारे पर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने वाले हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो जो उनके इकोनॉमिक एसेट्स हैं गल्फ कंट्रीज में, हम सब उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे. दे विल बी फेयर टारगेट्स फॉर अस. हालांकि जो अरब लोग हैं वो हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, हम उनके साथ में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन जो अमेरिका के जो भी एसेट्स हैं इन देशों में, खासकर यूएई वगैरह में, हम उनको ऊपर पूरे तरीके से उनके ऊपर निशाना लगाएंगे. पहली बात ये कही है उन्होंने. दूसरा, अमेरिका को भी उन्होंने कहा है कि अब हम जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे आपके शिप्स के ऊपर. पहले हम रिएक्टिव कर रहे थे, अब प्रीएम्प्टिव करेंगे. और तीसरा, उन्होंने यह भी कहा है कि हम जो है किसी तरीके से भी इस बात को नहीं मानने वाले हैं. हम अपना काम, वहाँ पे जो ना एक शहादत का वो पुराना वो रहा है ईरान के अंदर, और खास करके अभी आपने देखा होगा कि ईरान के लोग अभी तक उनके खिलाफ नहीं हो पाए हैं. शुरू में जरूर जनवरी वगैरह में थोड़ा सा रजीम के खिलाफ थोड़े चले थे वहाँ पे प्रोटेस्ट, लेकिन जब से अमेरिका के हमले शुरू हुए 28 फरवरी के बाद से ईरान के सब लोग अभी तक एक साथ जुड़ गए हैं. तो रजीम को लगता है कि ये कम से कम शॉर्ट और मीडियम टर्म में पूरे तरीके से सब लोग जुड़े रहेंगे. और लॉन्ग टर्म की बात जो ये थॉमस मैथ्यू साहब ने भी कही है, वो लॉन्ग टर्म है. तो अब लॉन्ग टर्म पे तो निर्भर करता है कि कौन क्या कहाँ क्या रहेगा, क्योंकि अमेरिका में लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि नवंबर में उनका चुनाव होने वाले हैं, तो उनको लगता है कि अगले 2-3 महीने में लॉन्ग टर्म हो जाएगा. ईरान सोचता है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है कि कई महीने कई साल चलेगा मामला. तो हमें देखना ये है कि किस तरीके से ये रिएक्शन ईरान वालों का होगा. और ये ट्रम्प साहब को भी ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह से उनके चुनाव नजदीक आ रहे हैं,
तो अमेरिका में जो डोमेस्टिक प्रेशर है उनके ऊपर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और शायद वो जो लॉन्ग टर्म की बात आप कह रहे हैं वो शायद मिड टर्म इलेक्शन से पहले चाहें कि इस तरह से आर्थिक पाबंदी लगा दें ताकि जितना जल्दी हो ईरान सरेंडर करता हुआ यहाँ पे दिखे। नरेश कौशिक साहब, इस पूरे चेतावनी को, आर्थिक प्रतिबंध लगाने के ऐलान को आप कैसे देख रहे हैं? ये मेरी राय थोड़ी सी भिन्न है। मैं ये मानता हूं कि ये जो रिजीम चेंज चाहते तो हैं अमेरिका के लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका का प्रशासन ये चाहता है कि वहां रिजीम चेंज हो, इजराइल भी ये चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा जनवरी में ट्रंप ने कहा था कि रिजीम चेंज करेंगे और आप आएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। लोग सड़कों पर आए और ईरान की सरकार ने उन पर गोलियां बरसाई और अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया। अमेरिका ने जब हमला किया तब नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने रिजीम चेंज की बात कही थी। उस वक्त कहा था कि अब जो है हम अपना काम कर रहे हैं, अब इसके बाद में आपका काम होगा कि आप अपनी सरकार को अपने हाथों में ले लें। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्ते से ये रिजीम चेंज की कोई बात अमेरिका नहीं कर रहा है। ये चाहता जरूर है और उसकी वजह बड़ी साफ है। अमेरिका के दबाव में आकर जो है कभी ईरान की जनता सरेंडर नहीं करेगी, रिजीम चेंज नहीं करेगी। जब भी किसी भी सरकार पर संकट आता है तो लोग सरकार के साथ हो जाते हैं। ईरान के साथ भी यही हुआ है। जब से लड़ाई हुई है, जब से इजराइल का और अमेरिका का हमला हुआ है, तब से वहां पर लोग एक साथ सरकार के साथ हैं। बहुत बड़ा उनको समर्थन है। ये बात सही है कि आर्थिक रूप से हालत बहुत खराब है। रियाल जो ईरानी मुद्रा है वो अब तक के न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गई है। आज की खबर है कि 2 मिलियन रियाल का $1 मिल रहा है, जो बहुत ही कम आंकड़ा है। इसी तरह से बेरोजगारी वहां पर बहुत है। लेकिन इस समय कोई वहां रिजीम चेंज नहीं होगा। और सच बात यह है कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका कितनी धमकी दे, ये सारी धमकी जो है भारत या और छोटे मोटे देश हैं उनको जाती है। असली जो दादा है वो चीन है और रूस है, और सबसे बड़ा चीन है। चीन के ऊपर वो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि मई में ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि हम ईरान के साथ जो चीन की कंपनियां जो ईरान के साथ जो व्यापार कर रही हैं, हम उन पर सैंक्शंस लगाएंगे। हम तो आपको जानते हैं क्या हुआ? चीन ने अपनी उन कंपनियों को कहा कि आप इनको नजरअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए जो अमेरिका कहता, हम अपना व्यापार करते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन बिल्कुल अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है, और चीन जो है ईरान की सरकार को गिरने नहीं देगा। तो चीन जो है पूरी तरह से उसकी आर्थिक मदद करेगा, तेल खरीदता रहेगा। ये बात सही है कि खाड़ी के देशों में और इनका व्यापार कम होगा। यूएई ने तो इस और बेसेंट की घोषणा से पहले ही ये ऐलान कर दिया कि हमारा ईरान के साथ में अब सारा जो ट्रेड है वो एकदम बंद हो गया है। जबकि ये जरूरी है समझना कि यूएई ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उसने बंद कर दिया है। लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई बहुत डरा हुआ है। 20 साल से वो सैंक्शंस को झेल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे और देशों पर आप दबाव डालेंगे। अभी भी जो है चीन की मदद से तेल थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है, और जो है रूस भी उनकी मदद कर रहा है। और हो क्या रहा है अब, जो जिस तरह से आज जो वहां के जो सिक्योरिटी चीफ हैं ईरान के नए, उन्होंने ये कहा है कि हम तो भूचाल की तरह से इसका जवाब देंगे, आप आकर तो देखिए। तो होगा क्या कि वो जितने अमेरिका के जो अड्डे हैं उन पर वो नए सिरे से हमला करेंगे। और जैसा कि शशांक जी ने कहा कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। पहले तो रिस्पॉन्ड करते, तो प्रीएम्प्टिव ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ईरान ने कहा है कि वो ना केवल हार्म्यूज से कोई तेल की बूंद बाहर जाने देंगे, बाकी भी जो रास्ते हैं
जबकि रेड सी का जो रास्ता है वो भी बंद कर देंगे। अभी थोड़ा बहुत तो आपने संकेत दे दिया है उस रास्ते को बंद करने का। सऊदी अरब का तेल वहीं से जाता था, लाल सागर से, तो उसको और उन्होंने कर दिया है। और हुथीस तो और ज्यादा बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा ईरान के मनोबल पर कोई दबाव पड़ेगा। ईरान के मनोबल पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल उठता है अगर मनोबल पर दबाव नहीं पड़ेगा तो फिर आखिर यूएस इतनी बड़ी आर्थिक पाबंदी की धमकी क्यों दे रहा है? डॉक्टर कौल साहब। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके पैनलिस्ट ने बोले और ये बात बिल्कुल सही है कि जो धमकियाँ यूएस की बोले आप तो उसका इफ़ेक्ट ईरान की रिजीम और आईआरजीसी के जनरल्स पे नहीं दिख रहा, लेकिन उनकी इकोनॉमी के ऊपर डेफिनिटली दिख रहा है। अभी रिसेंटली वहाँ के स्पीकर की भी स्टेटमेंट ये आई थी कि अगर हमें रन करना है तो इस इकोनॉमिकल कंडीशंस में हम कंट्री को नहीं रन कर सकते। हिस्ट्री इज विटनेस कि बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ घुटनों पे आ गई जब इकोनॉमिकल क्रैकडाउन उनके ऊपर हुआ और हमारे सामने ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 25-26 साल पहले अपने इन 88 लेट 80s 89 90s जब यूएसएसआर का पतन हुआ था, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न इकोनॉमिकल क्राइसिस था। तो ईरान क्या इस चीज़ को सस्टेन कर पाएगा? और अभी आपके पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बोला, तकरीबन आप ही के शो पे आई थिंक फ्यू वीक्स अगो जब हम बात कर रहे थे, 1.7 मिलियन का था एक रियाल। $1 टू 1.7 मिलियन। अभी 2.125 अगर आप परचेज़ करें ऑन द ट्रेडिंग डॉक्स तो आपको ये मिलेगा। फिलहाल स्थितियाँ डेफिनिटली आर वेरी गंभीर, पर एक पॉइंट उन्होंने जो रेज़ किया, आई एग्री विद इट। इनिशियली डिसेंट ईरानियन लोगों में बहुत ज़्यादा था, एक बहुत प्राउड सिविलाइजेशन है। लेकिन जैसे ही आयतुल्ला जो उनके रिलीजियस हेड फिगर हैं, उसको हटाया गया तो मुझे लगता है ये बैकफायर हुआ और सब लोग यूनाइट हो गए एक फ्लैग के अंदर। लेकिन वो जो पैट्रियोटिज्म है, वो जो ज़ील है, वो है, लेकिन ऑन ग्राउंड पेन और सफरिंग हो रही है और सबको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा मार अगर आपको ईरान को करना है, तो आपको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली आप कर सकें, वही सही दिशा में जाएगा। और दूसरी जो चीज़ अब बहुत बढ़कर आ रही है, वो ये आ रही है ऐसी कंट्रीज़ जो वापस रिटेलिएट नहीं कर रही थी, जिसमें सऊदी और यूएई था। वो भी अब मुझे लगता है धीरे-धीरे इस वॉर में और इन्वॉल्व होंगे और अब रिसेंटली जो हमें पता लगा कि यूक्रेन ने ईरान का टैंकर डुबा दिया और कहीं न कहीं यूक्रेन और नेटो भी मुझे लगता है इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो ये वॉर ब्रॉडन हो रही है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जिस स्थिति में, क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड हूँ, तो बता सकता हूँ कि बहुत सारी कंट्रीज़ अगर ये वॉर एस्केलेट हुई तो बैंकरप्सी के कगार पे पहुँच जाएँगी। और इस टाइम ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स जो कंट्रीज़ के पास हैं, वो भी एक डेंजर मार्क के आस-पास हैं। कई कंट्रीज़ ने अपने आप को इम्प्रूव किया, जिसमें भारत भी है, लेकिन सब कंट्रीज़ के पास वो लग्ज़री, वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो डिप्लोमेसी, वो चैनल्स नहीं है। छोटी कंट्रियाँ अफ्रीका की हैं, साउथ ईस्ट एशिया की हैं, साउथ अमेरिका के कई देश हैं। तो ग्लोबल क्राइसिस की तरफ हम डेफिनिटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ वेरी, वेरी बैड न्यूज़ और ये सारी कंट्रीज़ का इस लड़ाई से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। वो बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है। आई होप एंड आई प्रे कि पीस के जो भी नेगोशिएशंस हो रही हैं, जिसमें शायद पाकिस्तान भी कुछ हद तक इन्वॉल्व्ड है, तो अगर वो पॉजिटिवली थ्रेड हो तो एक अच्छी न्यूज़ आए। लेकिन एज़ ऑफ नाउ चीज़ें आई थिंक आर गोइंग इन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन और अभी जो पीछे हमने पिछले डिस्कस भी ब्रीफली किया था, जो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान के बीच में करार हुआ था फ्राइडे को, वो किस दिशा में जाएगा? अगर क्या सऊदी अगर उनके हूती अटैक्स करेंगे रेड सी पे, जो कि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट पेनफुल रग है, क्या वो पाकिस्तानी आर्मी को लेफ्ट फ्लैंक ऑफ ईरान से अटैक करने को बोलेंगे? क्या वो टर्की को एयर स्ट्राइक्स करने को बोलेंगे, जो एक बहुत बड़ी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स इस एरिया की जो टर्की के पास है और सऊदी के पास है, क्या वो इसमें इन्वॉल्व होंगे? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स और वी शुड नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तान जैसा भी हो एक न्यूक्लियर नेशन है। क्या वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा? तो ये सारे क्वेश्चन सब ओपन हो रहे हैं और चीज़ें अनफॉर्च्यूनेटली बहुत ही गलत दिशा में जा रही हैं। यही सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था थॉमस महतू साहब, जो अभी धीरज कौल साहब कह रहे थे कि वॉर
अब धीरे धीरे फैलता जा रहा है। जिन देशों का इससे नाता रिश्ता नहीं था वो भी इस वॉर में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, क्या ये भी इस वॉर का एक हिस्सा बनने जा रहा है? लक्ष्मण जी, वो क्वेश्चन आंसर करने से पहले नरेश साहब जो बोला चाइना सपोर्ट फॉर ईरान, इसके बारे में आई वांट टू गिव वन फैक्ट. Last year, if you see, average import of oil from Iran was about 1.2 or 1.3 million barrels per day. Abhi it has reduced by 60%. Abhi hai 5 lakh, about 60,000 around. So there is a drastic reduction in oil from Iran. Number two, चाइना को इच्छा होगा कि ईरान से और ऑयल ले ले, बट हाउ डू दे इंपोर्ट इट? अमेरिकन ब्लॉकेड इज लाइक अ स्टील वॉल. सो मेरे ख्याल में चाइनीज सपोर्ट मोर डिप्लोमेसी का स्ट्रैटेजी होगा, बट प्रैक्टिकल इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा. एंड चाइना ने उनका डिपेंडेंस भी रिड्यूस किया है. दैट्स पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू है इसराइल एंड अमेरिकन मिलिट्री पावर कंबाइन जब करेगा, पाकिस्तान टर्की का कोई जरूरत ही नहीं है. मेरे ख्याल में ट्रम्प का स्ट्रेटेजी यही है, कीप द मिलिट्री इन रिजर्व एंड अचीव इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ ईरान. मेरे ख्याल में आई एग्री दैट देयर इज बीन थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है सपोर्ट फॉर IRGC, बट जब खाना नहीं मिलेगा, जब ईरानियंस को फूड ग्रेन्स नहीं मिलेगा, मीट नहीं मिलेगा, अंडा नहीं मिलेगा, 120 to 180%, 200%, vegetable oil 400%, like you say, when the stomach is hungry, support will reduce. There is no doubt. America. See, let me take you an example. South Africa used to be one of the strongest countries in the world. Economic sanctions itna strong tha that the country collapsed. So when the economic sanctions strong hota hai, internally I don't think Iran will be able to sustain for long. And मैं एक और चीज बोलना चाह रहा हूँ at this juncture. In November election, Trump को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. No, it will be no difference for Trump. Please understand, Trump का ratings हर show में people assert that इनका rating has come down. Please understand historically, Trump's rating is 33%. Okay, a very powerful and important president like Harry S. Truman का second term में it was 22%. Okay, and even then after he stepped down, he is considered America's probably one of the 6th or 7th most efficient president. You have Richard Nixon का 24% था. Then George W. Bush, both father and son, was about 25-26%. Jimmy Carter was 31%. So what is the big deal about November election? Number two, इसमें कोई linear correlation नहीं है. Impact तो है. Please understand, Obama 2010 में he lost, I think, in House of Representatives almost 54 or 64 seats, and Senate में 8. And this time, Trump will not lose the Senate; he may lose the House of Representatives. So, in midterm election, थोड़ा ज़्यादा सा हाइप है. मेरे ख्याल में ईरान, जैसे मैंने पहले बोला, ईरान का दो ही ऑप्शंस है: give up nuclear weapons completely, allow inspections, and 3, open up Hormuz, the Strait of Hormuz, और कोई third option नहीं है मेरे ख्याल. That is my assessment. दो ही ऑप्शन है, इस दो ऑप्शन के अलावा कोई चारा नहीं है. मैं शशांक सर आपके पास आऊँगा, लेकिन चूंकि थॉमस मैथ्यू साहब ने नरेश कौशिक जी के पॉइंट को काउंटर किया है, तो नरेश कौशिक जी, एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए.
जी, पहली बात तो ये है कि चीन बस हाँ। जो है ये बात तो सही है कि चीन अब कम तेल खरीद रहा है, लेकिन उसने बंद नहीं किया। अभी भी थोड़ा बहुत तेल वहां जा रहा है, और इसके अलावा चीन का जो ईरान के साथ रिश्ता है वो सिर्फ तेल का नहीं है। अभी भी बहुत सारी ड्यूअल टेक्नोलॉजी वाली चीजें, वो ड्यूअल यूज वाली चीजें वो ईरान को बेच रहा है, जिसकी वजह से वो हथियार बनाने में नए सिरे से कामयाब होता है। इसके अलावा सैटेलाइट का से उनको बताता है किस निशाने पर आपको मारना है। रूस भी ये कर रहा है। तो मैं जो कह रहा हूं कि ये ईरान को आसानी से ये झुकने नहीं देंगे, चीन और रूस। ये इसके पीछे ये वजह है। दूसरी बात ये है कि मैं ये मानता हूं कि ये जो अमेरिका में जो ट्रंप की जो स्थिति है वो बहुत इस समय धीरे धीरे काफी कमजोर हो रही है। और इससे ज्यादा बुरे आंकड़े उनकी पॉपुलैरिटी के पहले कभी नहीं थे। और इसके अलावा अगर वो एक हाउस भी अगर हार जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने किसी भी एजेंडे को आगे बढ़ाना। तो इसके अलावा उनके खिलाफ जो उनको जो सबसे बड़ा डर है कि उनके खिलाफ महाभियोग का जो मुकदमा शुरू हो सकता है, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर है। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप जो है काफी इस समय मुश्किल में है, और जो है नवंबर के इलेक्शन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके लिए सच में ये बहुत जरूरी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये इसका जल्दी से जल्दी हल हो। और जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, न्यूक्लियर की बात तो अब कोई नहीं कर रहा है। अब तो ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये हार्म्यूज किसी तरह से खुल जाए। अब न्यूक्लियर वाली बात तो अमेरिका का मीडिया ये कह रहा है अब तो कि हो सकता है कि अमेरिका ने ये मान लिया हो कि आप जो है अब न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना रखिए, बस एक तरह से हार्मूज खोल दीजिए। तो ये स्थिति आ गई है। तो ये दो अलग अलग राय यहाँ पर है। शशांक सर, सीधा सा सवाल ये है, थॉमस मैथ्यू साहब कह रहे हैं कि ईरान के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, और थर्ड पार्टी से न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम के इंस्पेक्शन का परमिशन दे दे। हालांकि नरेश कौशिक साहब का मानना है कि ईरान अभी उतना कमजोर नहीं हुआ है, और चीन और रशिया बैकडोर से सपोर्ट करते रहेंगे ईरान को। देखिए, जो इस तरह से बड़ी पावर्स होती हैं, उनका आपस में कई बार एग्रीमेंट भी हो जाता है। जैसे हमने अभी हाल में देखा है कि ट्रंप साहब ने जो है अब अच्छी बातें किम जोंग उन साहब के लिए करनी शुरू कर दी हैं। कहते हैं हाँ, मैं उनसे हो सकता है मुलाकात करूँगा, बड़े अच्छे हैं, और बड़े अच्छे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, 50-60 बना दिए हैं उन्होंने, क्योंकि वो मेरे ख्याल से पेंटागन तक वो कह सकते हैं पहुँचा सकते हैं वो। तो उम्मीद लग रही है कि शायद वो जब वो अगर चीन जाते हैं किसी वक़्त मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे आस-पास में हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइज़ करें। तो ईरान के लिए एक प्रकार से मैं कहूँगा कि ये जो उन्होंने अभी धमकी दी है उनके रज़ाई साहब ने, कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह का हमला होता है, तो हम जो है किसी इस तरह के भूचाल ला देंगे। तो उसका मतलब ये है कि डायरेक्टली वो उन्होंने कुछ इस तरह का दबाव डालने का प्रयास किया है कि न्यूक्लियर तो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा हमारे जो एग्रीमेंट्स वगैरह में चल रहा है। और जो आपने अली खामेनेई साहब को जो मारकर आपने उनका जो पुराना इंस्ट्रक्शंस था, फतवा था कि भई हमें न्यूक्लियर नहीं बनाना है, वो डेविल का काम होता है। तो उसको ऊपर बदलाव आ सकता है। तो एक तरीके से उन्होंने उसको जो है मोहसिन रज़ाई साहब ने उसपे थोड़ा-सा हिंट दिया है। दूसरी बात ये अभी सुनने में आ रहा है, मैं कन्फर्म किसी ने किया नहीं है, ईरान ने शायद थोड़ा कन्फर्म किया है कि जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, वो पहले हम सोच रहे थे कि अमेरिका करवा रहा है, बाकी सब अपने जो इतने भी रीजनल उनके एलाइज़ हैं कि भई आप आपस में अपना-अपना डिफेंस बढ़ाइए, अमेरिका से हथियार लीजिए और अपनी देखभाल कीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि ईरान को भी शायद उन्होंने मेंबरशिप ऑफर करी है कि आप भी करिए और हम आपस में मिलकर किसी तरीके का ऐसा रिलेशनशिप बना सकते हैं कि आप अपने जो आपके प्रॉक्सीज हैं, आप उनको दबाइए, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो तेल वगैरह निकलने का है, और हम अमेरिका को रिक्वेस्ट करेंगे कि डायरेक्टली हमारे ऊपर आप हमारे बेसिस को यूज़ ना करें आपके ऊपर हमला करने के लिए।
अभी तक किसी ने मक्का डिक्लेरेशन वाले ने इसको सपोर्ट नहीं किया है या ओपनली डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है ये है कि ज़रा हर तरफ जो है डिप्लोमेटिक और थोड़ी-सी सीक्रेट नेगोशिएशंस और नए तरह के इंसेंटिव्स इस तरह के चलने शुरू हो गए हैं। पहले बात चली थी खाली इजिप्ट की और बांग्लादेश की, लेकिन जब से ये ईरान का नाम निकला है और कुछ एक्स पोस्ट में ऐसा बात कही गई है, तो मैं समझता हूँ कि जो लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट होगा इकोनॉमिक सैंक्शंस का, वो थोड़ा समय ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और ट्रम्प साहब का हमने देखा है, जो टेको उनका वो माना जाता है कि वो जो अगर दूसरा आदमी उनके स्ट्रॉन्ग पोजीशन को काउंटर करने का मेथड निकाल लेता है, तो ट्रम्प साहब उसकी बात मान जाते हैं। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अगर वो चीन की बात मान जाते हैं कि भाई ताइवान पे आप करिए जो कुछ करना है, ईरान को हमें दे दीजिए, तो बात पासा दूसरी तरफ पड़ जाएगा। अगर वो रशिया से कहते हैं कि भाई यूक्रेन आप संभाल लीजिए, हम जो है ईरान को हमारे ऊपर आने दीजिए, तो हो सकता है कि मामला बदल जाए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो ये मेजर पावर्स होती हैं, उनकी जो नेगोशिएशंस अपने चलते हैं, वो अलग ही तरीके से चलते हैं। हम लोग उसको एनालाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको ऑथेंटिकेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी तक ऑफिशियल हुई नहीं है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपने एस्पेक्ट बताया है कि ये सिर्फ ईरान, इजराइल और यूएस का मामला नहीं है। यूएस भी अलग अलग तरीके से इक्वेशन बना रहा है ताकि हमारे जो अपोनेंट हैं उनको कैसे काउंटर किया जा सके। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर धीरज कौल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी हाँ, मैं क्विकली एक डाटा देना चाह रहा था आपको, अगर 1 सेकंड मुझे जस्ट 1 मिनट जी, जी। दीजिए। अगर आप नंबर्स देखें, क्योंकि ये ऑयल नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। 2011 में बिफोर मेजर सैंक्शंस 2.6 मिलियन बैरल प्रति डे एक्सपोर्ट करता था ईरान। 14 में 1.4, फिर 16 में जेसीपीओए से पहले 2 मिलियन बैरल प्रति दिन। 2017 एंड 18 वाज द पीक, 2.5 मिलियन बैरल पर डे, एंड 18 में 2.7। लेकिन 2020 में कोविड के दौरान हमने डिप देखा था 0.4, और 22 में तकरीबन 1 मिलियन, 25 में 1.4 पर डे, और जुलाई जो पिछला महीना था 8 लाख बैरल। और अब अगस्त का जो महीना आया है, इसके अंदर हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन 6 लाख बैरल अगस्त में ऑलरेडी निकल चुके हैं। तकरीबन 8 लाख के करीब टोटल एंटिसिपेटेड है, जिसमें से 80% चाइना ले रहा है, लेकिन चाइना का वो 5% से भी कम है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना ने अपने आप को एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाई किया है। Iran as a factor on China's economy and growth is very limited, लेकिन China having a stake in any financial implications on Iran is huge, क्योंकि 80% वहीं जा रहा है और वो नंबर्स भी dwindled हैं। तो ये मानना कि लड़ाई के बाद इकोनॉमी ऑफ ईरान पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, मुझे लगता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। उनके एक्सपोर्ट्स भी आप देख रहे हैं 70-80% ड्रॉप हो रहे हैं, और जिस हिसाब से नंबर्स जा रहे हैं, मुझे लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अनदर 15-20% और ड्रॉप हो जाए मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि थिंग्स आर टाइटनिंग और लोगों के अंदर पेन एंड सफरिंग वहां पे अब दिख रहा है फाइनेंशियल। इसमें डॉक्टर कौल साहब एक सवाल और आपसे पूछ लूं, चूंकि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा दिया है कि आखिर ईरान से ऑयल लेना बंद कर रहे हैं या फिर कम कर रही है दुनिया। चाइना काफ़ी कम कर दिया है, इंडिया काफ़ी कम कर दिया है। तो अब दूसरी तरफ यूएस ने एक बिल लाया है जिसमें कहा है, यूएस रशिया और ईरान एक्ट वाला बिल, कि आप इन लोगों से तेल नहीं लेंगे। तो क्या ये संभव है क्या कि मेजर बायर जो है वो अमेरिका के पास चला जाए? अमेरिका के पास उतनी कैपेसिटी होगी? देखिए, जैसे जैसे एरिया के अंदर डिस्टरबेंस बढ़ेगी, लोग तो एनर्जी लेंगे, क्योंकि अभी भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, मैं एक्चुअली उस पे कंसल्ट कर चुका हूं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, और क्लीन एनर्जी जो है वो अभी भी 20-30% से ज्यादा रिप्लेस नहीं कर पाएगी, और ग्रोथ इंजन के लिए चीप एनर्जी चाहिए। फॉसिल फ्यूल इज द नेसेसिटी ऑफ द डे। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ दैट, बट इट इज द रियलिटी। तो कंट्रीज को औने बौने धाम पे खरीदना ही पड़ेगा, बेशक वो अमेरिका से लें, वेनेजुएला से लें। वेनेजुएलन क्रूड इंडिया जाए, इंडिया से रिफाइन होके नई सप्लाई चेन्स बने, और कंट्रीज ऑलरेडी ऐसा कर रही हैं, क्योंकि इकोनॉमी इस अनरिलायबल जोन पे नहीं चल सकती। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सऊदी ने जो अपना डाइवर्जन करके रेड सी से लेने की कोशिश की, उस पे भी हूती का अब अगर आप इंश्योरेंसेस देखें, मैं आपके आंकड़े दे सकता हूं, वो तकरीबन 30 से 40% उन पे बढ़ चुके हैं। कई कंपनीज अवॉइड करेंगी अब रेड सी जाना, तो वर्ल्ड के अंदर आपको ऑयल और क्रूड ऑयल और एलएनजी की प्राइसेस और बढ़ती दिखेंगी। और मैं इसीलिए आपको इनिशियली बता रहा था कि कई कंट्रीज इस अटैक को नहीं झेल पाएंगी। ये क्लियर पेट्रो टेरर चल रहा है,
और मुझे लगता है इसका नेट सॉल्यूशन तभी आएगा जैसे किसी ने बताया, ईरान अपने न्यूक्लियर के ऊपर ओपन हो। अगर उनमें थोड़ी भी बुद्धि होगी, देखिए सीरियन प्रेसिडेंट को अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर ऑल द वॉर एट्रोसिटीज। अगर आज भी आईआरजीसी के कोई सेन माइंड्स टुगेदर आ जाए, एक अच्छा प्रपोजल लाएं, प्रैक्टिकल हो, उनके मनी अनफ्रीज हो, कंट्री ओपन फॉर बिजनेस हो, तो कहीं ना, और इजराइल को उनको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। ये रोज उठ के बोलना कि ये मैप से उड़ा देंगे, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल नहीं है। हम कहाँ एआई और मार्स लैंडिंग की बात कर रहे हैं और कहाँ ये नक्शा बदलने की बात कर रहे हैं। तो वी हैव टू वेक अप टू एंड स्मेल द बदलने रोजेस की एंड हैव बात कर सम रहा है, कोई कॉफी एंड सभ्यता बी खत्म सिविलाइज्ड। करने की बात कर रहा है, तो ये चीज़ें अब चलेंगे नहीं। एक जो पॉइंट जिस पे चर्चा मैं कर रहा था थॉमस मैथ्यू साहब, कि ऐसा संभव है क्या कि बिल्कुल ईरान से ऑयल का खरीदना या ऑयल परचेज यूएस बंद करवा दे, इसी तरह के सैंक्शन लगा के, तो हर कोई किससे ऑयल लेगा? सबसे मेजर सप्लायर रशिया था, रशिया से भी कह रहा है कि आप उससे भी मत लीजिए, वहाँ भी हम एक्ट ला के पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो सब कोई तैयार हो जाएंगे कि नहीं हम यूएस से ही लेंगे सिर्फ? See, but Lakshman ji, practically, please understand, China itself has reduced its oil import from Iran by almost 60%, 60% it has reduced. And it is still reducing. India has completely given up. Now, American sanctions इतना strong है, American fleet, American military force इतना strong है कि ships can see, or land route, using land route, the amount of export is very limited. So therefore, unless the US lifts the sanctions, Iran ka koi option ही नहीं है. I mean, like the previous speaker had said, Iran should wake up and say that I will hit American interests in Kuwait, मैं Saudi Arabia में American interests को bomb करूंगा. कैसे करोगे? आपके पास है क्या? आप कोई स्पीकर रेस्पेक्ट स्पीकर बोल रहे थे कि चाइना विल सपोर्ट, चाइना कैसे सपोर्ट करोगे? 2-3 ड्यूअल आइटम चिप्स वगैरह दे विल सेंड, बट ईरान के पास है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड, ईरान एक मिसाइल साइट से एक मिसाइल लॉन्च करने से पहले दे विल गेट डिस्ट्रॉयड. सो इट्स एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है क्या? एक मिनट थोड़ा बहुत तो स्क्रैच. थॉमस मैथ्यू साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या चाइना इतना एम्पावर नहीं है क्या कि यूएस को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि आप सैंक्शन वगैरह लगाओ, लेकिन हम पे ज्यादा उंगली मत उठाना, क्योंकि हमारे पास भी पावर है। चाइना पे भी काफी डिपेंडेंट है यूएस। No. But ईरान के मामले में चाइना cannot force the US. See, only way, पुराना जमाने में क्या होता था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, जब अमेरिकन मूव करता था, सोवियत यूनियन यूज्ड टू डू अ काउंटर मूव. अभी कौन सी पावर है? अभी चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स नेवल फ्लीट, वो तो मैं मानता हूं, बट चाइना के पास एक कैपेबिलिटी है कि अमेरिकन को मिलिट्री में, वॉरफेयर में अभी काउंटर करे? नो. मे बी 10 साल के बाद, जैसे सोवियत यूनियन था कोल्ड वॉर में, दे कैन बी ए बैलेंसर. अभी कोई बैलेंसर अमेरिकन पावर के अमेरिका एंड इसराइल कंबाइन स्टॉप नहीं कर सकता. और चाइना में सिंपल चीज आपसे पूछता हूं, व्हाई विल चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज लीडरशिप टेक इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस फॉर इट्स रिलेशनशिप विद ईरान? चाइना को क्या मिल रहा है ईरान से? ओके, अमेरिकन साइड में एक थॉर्न है, उसके अलावा क्या है? ईरान से कोई स्ट्रैटेजिक मिनरल्स नहीं ले रहा है. Iran is not a close ally. तो किस लिए? For what? This is the question. नरेश कौशिक साहब, मैं इसका संक्षेप में जवाब दूंगा. चाइना क्यों करना चाहता है? चाइना का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है वो अमेरिका है. वो अमेरिका को कमजोर करना चाहता है, कमजोर देखना चाहता है. उसको ये लगता है कि ईरान के साथ इस टकराव में अमेरिका पहले ही कमजोर हुआ है. अमेरिका ने जो अपने नेवल फोर्सेस और जो फोर्सेस लगाए हुए थे चीन के आसपास, वो सब बुला लिए हैं.
वो चाहता है कि अमेरिका यहीं उलझा रहे, ताकि वो जो ईस्ट एशिया में जो करना चाहता है या कर रहा है वो करता रहे। तो असली जो है चीन ये चाहता है। तो चीन चाहता है अमेरिका कमजोर हो और उसको कमजोर करने में ईरान मदद कर रहा है। असली बात ये है, और ये तो अमेरिका की इंटेलिजेंस कहती है कि आधे से ज्यादा इनके जो मिसाइल्स हैं अभी भी बाकी हैं, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी ये ज्यादती होगी ये कहना। अभी कुछ जो समय मिला था उसमें उन्होंने ड्रोन्स और ज्यादा बना लिए, तो उनका जो फैक्ट्रीज है अभी भी चल रही हैं, क्योंकि अब जो है कोई अमेरिका ने कोई हमला तो ईरान पर अब काफी समय से, कई हफ्तों से किया नहीं है। तो इस बीच जो है ईरान चुप नहीं बैठा, ईरान अपनी मिलिट्री जो है फिर से मांझ रहा है और ज्यादा तेज कर रहा है, पैना कर रहा है। तो इसलिए आप यही एक वजह है कि अमेरिका जो है सिर्फ ये आर्थिक लड़ाई की बात कर रहा है। अब वो मिलिट्री लड़ाई के धमकी दे दे के ट्रंप खुद ही थक गए हैं। उनको लगता है कि वो जो कहते हैं वो अमल तो कर नहीं पाते हैं, तो उनकी जगहसाई हो रही है। तो अमेरिका के पास में, अमेरिका की जो सेना है इस समय कितनी बड़ी शक्ति रही हो, लेकिन इस समय वो काफी कमजोर पड़ी है इस ईरान की लड़ाई की वजह से। और उसकी जो मिडिल ईस्ट में जो एक छवि थी कि वो बचाता है इन देशों को, इनके लिए एक सिक्योरिटी का कवच प्रदान करता है, उसमें सेंध लगाई है ईरान ने। तो मैं समझता हूं कि ये हमें समझना चाहिए कि ईरान को ने जो किया है वो चीन और रूस बहुत आसानी से उसको देख रहे हैं। मैं ये शशांक साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि सुपर पावर्स अपने गेम्स खेलते हैं और उसमें हो सकता है कोई समझौता करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की जनता जो है ट्रंप को किसी भी तरह से अलाउ करेगी कि वो जो है ईरान के बदले में वहां पर ताइवान में कुछ भी कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं होने जा रहा, आपको ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये जो शशांक सर ने जो इक्वेशन बताया कि पर्दे के पीछे से गिव एंड टेक वाला जो चल रहा है, डिप्लोमेसी चल रहा, जो आशंका, जो संभावना जताई जा रही है, वो कितनी सफल हो पाएगी, वो कहीं को एक रास्ता निकाल पाएगा क्या इस पूरे युद्ध का? इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। तो चर्चा करें कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऐतिहासिक आर्थिक पाबंदी लगाने का जो ऐलान किया है, उसके मायने क्या हैं और क्या इस पूरे युद्ध को पूरी दुनिया के लिए एक नई तबाही की ओर ले जा रहा है क्या? इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शशांक साहब, एक सवाल आपके लिए कि दो बातें ब्रेक पे जाने से पहले निकल कर आई, वो ये कि ईरान एक तरफ, यूएस और इजराइल एक तरफ, क्या ऐसे में ईरान को चीन चाहे रूस अकेला छोड़ देगा? जैसा चाहेगा यूएस वैसे करने दिया जाएगा, या फिर जैसा कि नरेश कौशिक साहब कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि ऐसा होगा नहीं, पिछले दरवाजे से सही चीन और रूस कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहेगा, ताकि यूएस क्या कहा जाए, मतलब बेतरतीब अपने पावर का इस्तेमाल ना करे? नहीं, पहली बात तो मैं टॉमस मैथ्यू साहब ने जो कहा था रूस के बारे में या सोवियत यूनियन के बारे में, वो बिल्कुल सही बात है। पास्ट एक्सपीरियंस हमारा यही रहा है कि अमेरिका ने जब दबाव ज्यादा बढ़ाया तो सोवियत यूनियन नॉर्मली उनकी बात मान गया। बिहाइंड द सीन्स उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ कंसेशन ले लिया था। लेकिन चीन के साथ में बात यह हो गई है कि चीन और अमेरिका का आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंस और म्यूचुअल इतने ज्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुके हैं कि वो अभी तक ऐसी बात नहीं हुई है कि अमेरिका ने अपने यहाँ सारे जो ताइवान के एडवांस AI चिप्स वगैरह हैं वो उन्होंने अपने यहाँ बनाने शुरू कर दिए हैं। अभी भी वो ताइवान में बन रहे हैं और वो चीन को जा रहे हैं, अभी बंद नहीं करे गए हैं और अमेरिका पूरे तरीके से बंद नहीं कर पाया है। तो मैं समझता हूँ कि चीन के साथ में वो बात अभी पूरे तरीके से ऐसा नहीं है कि चीन उनकी बात पूरे तरीके से मान जाएगा। लेकिन चीन की हमेशा से ये फिलॉसफी रही है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता है, वो किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली ही वो अपने हितों को साधना चाहेगा। अब ये देखने की बात यह है कि अमेरिका के कितने इस समय उनकी परेशानी बढ़ गई है कि जल्दी से जल्दी उनको ईरान के ऊपर अंदर से उनके लोगों को उनके खिलाफ, रजीम के खिलाफ कर देना है और कोई ऐसा नया वहां पे कोई वो पावर सेंटर बना के ले आना है ईरान के अंदर जो कि IRGC के खिलाफ खड़ा हो सके।
अब वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अब ये तो जो लोग उनके अपने अंदर के वहाँ के उनके एजेंट्स हैं ईरान के अंदर, वही उनको किस तरह की खबर दे रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है। हम लोग तो जो पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं कि IRGC अभी भी मजबूत है, और वहाँ के प्रेसिडेंट या जो भी और लोग हैं उन्होंने कहा है कि भाई बड़ा मुश्किल हो गया है हमारे जो IRGC के और हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके साथ में अपनी बातों को पहचानना और उनके बातों तक पहुंचाना। तो मेरे ख्याल से ईरान में थोड़ा सा ये तो हुआ है डिवीजन, लेकिन थोड़ा सा हुआ है, बहुत कम। अब उसके आगे क्या नतीजा निकलने वाला है, तभी सब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा हमें समय और चाहिए होगा। शायद लक्ष्मण जी हमको एक हफ्ते बाद और आना पड़ेगा आपस में बात करने के लिए कि कैसा इसका माहौल बन रहा है। लेकिन बहुत तेजी से अलग अलग फ्रंट पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल साहब, जो अभी कह रहे थे शशांक सर कि चीन और US दोनों के बीच में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ये कहना कि चीन बिल्कुल 100% बात मान ही लेगा US का, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मैं भी डेटा देख रहा था तो चीन से US जो है करीब $300 बिलियन से ज़्यादा का सामान इंपोर्ट करता है। क्रिटिकल मिनरल हो, API हो, ग्रेफाइट हो, ये सारे सामान चीन पर निर्भर है US। ऐसे में मिलिट्री पावर भले ही US हो, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है क्या चाइना अपनी बात मनवाने के लिए? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है एंड आई रियली होप आप एक सेपरेट शो रखें यूएस चाइना के ऊपर। मैं आपको बहुत डाटा दे सकता हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक एक्चुअली अच्छी चीज है कि इंटरडिपेंडेंसी होना एक तरीके का डिफेंस लेवरेज है। मैं चाहूंगा कि कंट्रीज की इंटरडिपेंडेंसी हो, ग्लोबल इकोनॉमी खुले तो हर किसी को न्यूक्लियर वेपन रखने की जरूरत नहीं होगी। इकोनॉमिकल वेपन इज एक्चुअली मोर रिलायबल और लोगों की जाने नहीं जाती। ये बात बिल्कुल सही है। मैं एआई स्पेस में काम करता हूं, इसलिए आपने एक पॉइंट टच किया था। आज भी ये फैक्ट है कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स, खासतौर पे वेफर्स, वो टीएसएमसी बनाता है, ताइवान सेमीकंडक्टर। मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन उसका जो डिजाइन है वो एनवीडिया बनाता है। तो एनवीडिया की प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग आज भी ताइवान फिजिकली के अंदर हो रही है। ऑल्दो टीएसएमसी के प्लांट्स यहाँ टेक्सास में लग रहे हैं और जगहों लग रहे हैं जिसमें 2-3 साल का लैग टाइम है। मैंने आपका ध्यान इस तरफ इसलिए बढ़ाया कि वो हमारा बहुत वीक और सेंसिटिव पॉइंट है। सेकंड सेंसिटिव पॉइंट यूएस का है, वो है रेयर अर्थ की रिफाइनिंग कैपेबिलिटी। माइंड यू, रेयर अर्थ पे मैंने पेपर लिखे हुए हैं। रेयर अर्थ इज नॉट वेरी रेयर, इट्स एक्चुअली वेरी अबंडेंट, लेकिन उसकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी रखना प्रिसिजन के साथ और कॉस्ट इफेक्टिवली, इको फ्रेंडली रखना, वो चाइना की उस टेक्नोलॉजी पे अब कई दशकों से काम कर रहा है। तो मोनोपोली है, 10 साल आगे है। हमारी भी 3 कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगेन आई एम एन इन्वेस्टर। तो वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन 4-5 साल में वो गैप ब्रिज हो जाएगा। मैं आपका एक पॉइंट की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा, कमिंग बैक टू ओरिजिनल टॉक, जो आपने मुझसे पूछा था कि चाइना, मुझे जो दिखाई दे रहा है जो इमीडिएटली होने वाला है वो ये है कि जो हमारी फाइनेंशियल, देखिए आज की डेट में चाइना 5 लाख बैरल के करीब खरीदता है और वो भी उसकी टी पॉट रिफाइनरीज करती है। मतलब 4% ऑफ टोटल इंपोर्ट ऑफ चाइना इज कमिंग फ्रॉम ईरान, विच इज इनसिग्निफिकेंट। क्या उसके लिए वो सेकेंडरी सैंक्शंस को इन्वोक करेगा, जो अमेरिका का एक ब्रह्मास्त्र होगा चाइना के खिलाफ? वो मुझे नहीं लगता दिखेगा। नंबर 2, अमेरिका उसकी टी पॉट रिफाइनरी इंडस्ट्री के डायरेक्टली खिलाफ जा सकता है विदाउट इन्वोकिंग चाइनीज गवर्नमेंट डायरेक्टली, और वो एक बहुत ही छोटी सी चीज है। नंबर 3, ये जो शेडो फ्लीट्स हैं जो शिप टू शिप ट्रांसफर करती हैं, दूसरी कंट्री के फ्लैग्स में घूमती हैं, यहां से मलेशिया जाएंगी, मलेशिया से वापस वहां जाएंगी सिंगापुर, ये वो, उस पर आराम से क्रैकडाउन किया जा सकता है। इसके अलावा जो यूएस ने ऑफर किया है चाइना को कि हम आपको सस्ता क्रूड देंगे, एलएनजी देंगे, उसमें मत पड़िए। और अभी रिसेंटली जो सऊदी, यूएई और इराक का जो एक उन्होंने वो बनाया है कि हम इसका फ्लो रखना चाहते हैं, जिसपे हूती का डेफिनेटली एक इफेक्ट है। हम आपको एक पैरेलल देंगे चाइना को और दूसरे वर्ल्ड को, जिससे कंटिन्यूअस ऑयल फ्लो रहे। तो ये मल्टीपल एरियाज पे इफेक्ट हो रहा है। इसके अलावा क्या चाइना अमेरिका के खिलाफ जाके हमारा जो इकोनॉमिकल आर्किटेक्चर है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उससे डायरेक्ट टक्कर इस टाइम लेगा? एब्सोल्युटली नो। मैंने जितना चाइना को स्टडी किया है, इट्स अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, कभी भी सामने नहीं आता और उसका फोकस ही अपनी ग्रोथ है। वो 2070 को देख रहे हैं, कैसे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाए। रोबोटिक्स में ऑलरेडी यूएस चाइना ऑलमोस्ट सिमिलर है, एआई में अभी 5-1 साल का लैप है। हम कैसे वहां पहुंचे? वो फालतू की जंगों में घुसने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन हाँ, क्या वो वीकर अमेरिका देखना चाहेगा? एब्सोल्युटली यस, लेकिन किस कॉस्ट पे? ये एक डीप एनालिटिक्स है
जो मैं आपके साथ हैप्पीली कर सकता हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे नहीं दिख रहा कि चाइना इतना बड़ा एक तरीके का इन्वोक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अमेरिका के साथ। मुझे लगता है टी पॉट के आप कुछ ही दिनों में देखेंगे हमारे बेसेट यहाँ पे सैंक्शन सेकेंडरी सेक्शन का एक थ्रेड देंगे, और मुझे क्लियरली दिख रहा है चाइना क्रैकडाउन करेगा टी पॉट इनकी जो रिफाइनरीज है, और शेडो फ्लीट्स को भी शायद शट डाउन करेगा, क्योंकि कॉस्ट इज ह्यूज फॉर चाइना टू इन्वोक अमेरिका। इट्स ह्यूज कॉस्ट, इंटरडिपेंडेंसीज। आप इस बात को नहीं कीमत समझ काफी, पाते। हाँ, कीमत कॉस्ट काफी चाइना ज्यादा को चुकानी पड़ेगी। और नरेश अपनी कौशिक साहब, ट्रेजेक्टरी से हट जाए। हाँ, नरेश कौशिक साहब, तो ऐसे में क्या चाइना एक स्ट्रेटजी अपना सकता है कि थोड़े से हम यहाँ पे पॉस्चरिंग करें, लेकिन रियल टर्म में उस तरह के हम स्टेप्स ना लें? देखिए, ये बात तो सही है, ये शशांक जी ने भी कही और ये बात मैथ्यू साहब ने भी कही। मैं इस बारे में इनसे सहमत हूँ इस मामले में कि चाइना कभी सीधे सीधे किसी के साथ टक्कर नहीं लेता है, वो इनडायरेक्टली काम करता है और वही वो करेगा। मैं जो बात कह रहा था वो ये कि चीन का ये हित है कि अमेरिका इसमें ईरान के इस लड़ाई में फंसा रहे, इस दलदल में फंसा रहे। ये जो ट्रैप ट्रंप ने खुद जो अपने लिए जो बोया है उससे वो ना निकले। इसके मुझे नहीं लगता कि चीन कोई बहुत ज्यादा अमेरिका की मदद इसमें करने वाला है। वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो कह दे, लेकिन जैसा कि उसने मई का जो मैंने उदाहरण दिया था, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी, उन्होंने सीधे सीधे अपनी कंपनियों कह दिया कि जस्ट इग्नोर व्हाट अमेरिकन्स आर सेइंग, डू व्हाट यू आर डूइंग। यानी आप करते रहिए, हमें कोई परवाह, चीन अमेरिका कुछ भी कहता रहे, हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी जो चीज दिख रही है वो ये दिख रही है कि ट्रंप प्रशासन पिछले इस लड़ाई के शुरू से धमकियां देता रहा है, लेकिन उन धमकियों पर अमल बहुत कम करता है। मुझे इसमें भी यही लगता है कि जितना ये बड़ा इसके लिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ये आज जो स्कॉट बेसेंट का कोई घंटे डेढ़ घंटे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा निकलेगा, और निकलेगा भी वो हो सकता है कि बयानबाजी ज्यादा हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी पे, मुझे ऐसा नहीं लगता। थॉमस मैथ्यू साहब, आपको भी लगता है कि ये महज धमकी है ताकि एक अंतिम वार्निंग कह ले, अंतिम मौका कह ले दिया जाए, या फिर देखा जाए कि बाकी लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं लक्ष्मण जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? नरेश साहब ने बोला कि ये थ्रेट है, कुछ करेगा नहीं। सी, अमाउंट ऑफ मिलिट्री डैमेज ईरान ने सस्टेन किया इज इनॉर्मस, इज इमेंस। इसका लॉजिस्टिक्स almost 80, if I remember correctly, about 80 to 90 billion dollar का infrastructure completely destroyed. Now, Americans को टारगेट नहीं है अभी डिस्ट्रॉय करने के लिए, सिर्फ अभी ब्रिजेस बाकी है, डीसैलिनेशन प्लांट बाकी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे तो विद इन 48 आवर्स ये भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट फिर ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइम हो जाते। सो इसलिए मेरे ख्याल में mass, that is, according to me, मेरे ख्याल में visible strong military targets, infrastructure completely destroy हो चुका है, except for, as I said, desalination plant and some of the bridges. Now, इसके बाद क्या करेगा? You have weakened your enemy, now put economic sanction. ये नहीं कि अमेरिका वीक हुआ। How has America become weak? I mean, वो आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल I cannot accept. जो धीरज कौल साहब ने बोला बिल्कुल करेक्ट है। चाइना will take have a fight with America for what? ईरान से क्या ले रहा है? 500,000 barrels. Now, see, if 500,000 barrels is minuscule, and जब तक American ships have a strong steel wall, कोई ships अंदर नहीं जैसा, कोई ships can come out. So Chinese forms a teapot refineries कैसे import करेगा? Even Chinese government कैसे import करेगा? It's not possible. Practical नहीं है। कहने के बाद अलग है, but practical तो है नहीं। American fleet इतना strong है वहां, वो barricade break नहीं हो सकता। So this is my conclusion. तो चलिए, मतलब सीधी सी बात यह है कि चाइना एक लिमिट से ज़्यादा यूएस के खिलाफ नहीं जाएगा, और ये कहना कि यूएस थक हार जाएगा ऐसा भी नहीं है।
आर्थिक सैन्य मामलों पे ईरान की कमर तोड़ चुका, अब आर्थिक प्रतिबंध लगा के इसकी कोशिश है कि कैसे जल्द से सरेंडर कराया जाए। लेकिन क्या समीकरण मोड़ लेगा, जो शशांक सर ने कहा कि पर्दे के पीछे भी बहुत सारी डिप्लोमेसी चल रही होती है। तो हम लोग शो का समय यही खत्म हो रहा है, इस दिलचस्प चर्चा को यहीं रोकना होगा और अगली बार शो में मिलेंगे तो हम लोग इस पर्दे के पीछे वाली डिप्लोमेसी पर भी चर्चा करेंगे। शशांक सर, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।